भाई अब धीरे धीरे खबर वाले स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ना जरूरी है। और सबसे पहले तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट, कल शाम को जो आईटी दिग्गज हैवीवेट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट्स आने थे, उस पर बातचीत करी जाए, वो नंबर्स समझे जाए। इनफैक्ट हर्षदा वहाँ पे थी, मैनेजमेंट से रूबरू हुई, मुलाकात हुई, अपन एक इंटरेक्शन भी आज की थे। 9:45 पे मैनेजमेंट के साथ वो इंटरेक्शन भी देखिएगा और समझिएगा मैनेजमेंट कहना क्या चाह रहा है। लेकिन हर्षदा, मानस आप टीसीएस का चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। कैसे लगे नंबर्स? नंबर्स वैसे अच्छे हैं आशीष, पहले बेसिक नंबर्स दिखाते फिर मैनेजमेंट कह क्या रहा है उस पर मैं आऊंगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से हमारा अनुमान था कि 11,998 करोड़ के आसपास वो नंबर आएगा, 12,000 करोड़ के ऊपर है। डॉलर रेवेन्यू में स्ट्रेंथ देखने को मिली, करीब 2.5% तक की, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, ये एक बीट है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ वो आई है करीब 2.2%, और ये सरप्राइज था क्योंकि वहां पर एक्सपेक्टेशन थी ये 1.5% के आसपास सिमट कर रह जाएगी, लेकिन 2% के ऊपर की सीसी ग्रोथ अच्छी मानी जा रही है। अब आएंगे ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स के फिगर पर। तो प्रॉफिट जैसे मैं मेंशन कर रही थी कि 12,000 के ऊपर आता हुआ 12,040 दबाव है, लेकिन इससे ज्यादा कमजोरी की अपेक्षा थी। मार्जिन्स 26% पर पहुंचे थे Q4 में, अब घटकर ऑफ कोर्स वेज हाइक के चलते 24.7% पर आए हैं, लेकिन हमारा अनुमान था 24.5% के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। मार्जिन्स पर कंपनी कह रही है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर FY25 की Q4 तक फिर से ये 26 से 28% की मार्जिन रेंज में कंपनी लौटती हुई दिखाई देगी, यानी कि यहां से अब ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अब आप गौर करिएगा कंपनी ने क्या कहा है वर्टिकल्स के लिहाज से। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, BFSI सब में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। BFSI स्पेशली थोड़ा सा फ्लैट जरूर रहा है, लेकिन अनुमान है कि यहां से अब साइंस है पिकअप देखने को मिलेगा। BFSI साइड पर मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में जो BFSI क्लाइंट्स हैं उनका योगदान ज्यादा बेहतर है Q1 में वर्सेस यूरोप के क्लाइंट्स, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि FY25 वाला जो साल है 24 की तुलना में काफी बेहतर रहेगा, तो वो नोट उनका पॉजिटिव है। कंपनी ने ऑफ कोर्स कहा है कि मार्केट कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं है, तो इट्स टू अर्ली टू कॉल फॉर ग्रोथ, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिहाज से अगर आप सिचुएशन को भापेंगे तो इस क्वार्टर में $8.3 बिलियन की TCV इन्होंने क्लॉक की है, जो पिछले क्वार्टर से कुछ कम है। जनरेटिव AI साइड पर कुछ पिकअप देखने को मिला है। कंपनी कह रही है 7 बिलियन से $9 बिलियन की TCV से वो कंफर्टेबल है, उसके ऊपर आता है तो वो एडेड बोनस है। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ कोर्स इस क्वार्टर की $8.3 बिलियन के आसपास रही है। जनरेटिव AI में पिकअप देखने को मिला है। Q4 में ये पाइपलाइन जेन AI की $900 मिलियन के आसपास थी, जो Q1 आते आते $1 बिलियन के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक और पॉजिटिव है हायरिंग का ट्रेंड। पिछले 3 क्वार्टर से आपको याद होगा इनफैक्ट कुछ छटनी के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फाइनली 5,452 नए कर्मचारी कंपनी ने जोड़े हैं, जो सिग्नल कर रहा है कि डिमांड रिवाइवल आएगा। जो अट्रिशन है वो 12.1% के आसपास आता हुआ, और यहाँ से थोड़े से और कमी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट नेट हायरिंग का जो नंबर है ना वो 7 क्वार्टर हाई पर है, तो वहां से साइंस है कि एग्जीक्यूशन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे करके क्लाइंट से बड़ी डील से बातचीत जो है वो और भी रोबस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इतने प्रोजेक्ट कैंसिलेशंस नए तौर पर आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। अच्छा नहीं है कुछ मैनेजमेंट के लिए बोलने के लिए, सब बता दिया हर्षदा ने, सारे वर्टिकल, सारी ज्योग्राफी, सारी कहानी TCS की आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। भाई पार्थिव, भाई एक वैसे इन्फोसिस का, विप्रो का जो ADR ट्रेड करते हो दिखाइएगा, बढ़िया है। 2.5% से ज्यादा इन्फोसिस, विप्रो का ADR भी मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास का उछाल, तो नंबर्स तो पसंद आए। पार्थिव, हैंड ओवर हार्ट वाकई नंबर हैं कैसे? क्या कॉन्फिडेंस बन गया है कि आईटी का रिवाइवल है? क्योंकि TCS ने कुछ कहा नहीं, ये कहा कि FY25 FY24 से बेहतर होगा। अभी बहुत जल्दी है, ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन होगा नहीं होगा उस पर कोई कॉल लेना, तो शायद उतना आईटी रिवाइवल का कॉन्फिडेंस उनकी कमेंट्री से तो लगा नहीं मुझे। दूसरा एक और इशू है, इनका BSNL का ऑर्डर चल रहा है, 15,000 करोड़ रुपए का वो ऑर्डर है, धीरे धीरे करके वो रैंप अप हो रहा है,
उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं। एक्स ऑफ आईटी ग्रोथ ठंडी नजर आएगी आपको। ओ सॉरी, एक्स ऑफ इंडिया, वो ज्योग्राफिक स्पेसिफिक ग्रोथ है। नंबर्स से का रीड थ्रू क्या है? क्या कॉन्फिडेंस लौट आया है या अभी और कमेंट्री सुननी पड़ेंगी, उसके बाद भरोसा बनेगा? आशीष जी, आपने राइटली बताया कि जो टोन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो टोन इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने नहीं दी, टीसीएस के मैनेजमेंट ने नहीं दी है। सी नो डाउट, आपने राइटली बताया कि जो इंडिया ग्रोथ था थैंक्स टू बीएसएनएल, उसके वजह से जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 2.2% के आसपास आई। कंसेंसस पोल 1.5 टू 1.8 के आसपास था, तो वहां पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन्स में डेफिनेटली वेज हाइक और एट्रिशन की वजह से डेफिनेटली वहां पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन दैट इज ऑल्सो समथिंग जो स्ट्रीट पेंसिलिंग कर रहा था। व्हाट स्ट्रीट वांटेड वाज कि वर्टिकल स्पेसिफिक ग्रोथ। अगर देखने जाए कम्युनिकेशन और मीडिया, यहाँ पे आई थिंक ग्रोथ काफी टेपिड रही है। इवन बीएफएसआई में देखें तो 0.6% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। दूसरे सब सेगमेंट्स में डेफिनेटली 1.5 से लेके 2% तक की ग्रोथ रही है, दैट इज एनकरेजिंग। What I think जो TCVs है वहां पे भी आई थिंक मे बी वन ऑफ गिने, बिकॉज 8.4% 8.4 बिलियन डॉलर का टीसीवी आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली काफी डीग्रोथ है। जनरेटिव एआई से भी आई थिंक जो अभी 1.2 बिलियन डॉलर्स का उनका ऑर्डर बुक है, दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेल। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, बॉडी लैंग्वेज थी, आई थिंक इट्स नॉट समथिंग गेम चेंजिंग। आई थिंक थोड़ा कॉशियस स्टांस ले रहे हैं। हम जानते हैं कि टीसीएस एज अ कंपनी हमेशा एक कॉशियस व्यू देती है, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ सी के इन्फोसिस क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक वेट एंड वॉच रहेगा टीसीएस के लिए। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इन्फी का इंतजार होगा, तब जाके क्लैरिटी शायद लौट के आए, क्योंकि एचसीएल टेक की कमेंट्री से ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि थोड़ा बिजनेस अलग है, वो प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करते हैं। खैर, ये है टीसीएस और उसका रब ऑफ भी दिखा दिया मैंने एडीआरस के थ्रू। आज ये पॉकेट रडार पर रहेगी। वैसे अब चलिए दिल्ली चला जाए। असीम और साथ साथ रोहन दोनों रेडी। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिन पे चर्चा करनी है। शिल्पा जी, मारुति आप खोल के रखिएगा, आता हूं आपके पास। भाई, मारुति चमका था जब सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको वो अपडेट दिया था यूपी में हाइब्रिड गाड़ियों के लिए, वो जो यूपी सरकार ने स्कीम अनाउंस करी थी। कल फिर बैठक के बाद अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहे हैं। वो स्कीम एक्चुअली कितनी जूसी है, कुछ बदल जाएगा, इस तरह के इंडिकेशंस थे रोहन की तरफ से कल। तो रिक्वेस्ट करी थी रोहन से, भाई जुड़िए सुबह और समझाइए मामला क्या है। रोहन, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स है भाई ये यूपी और ये हाइब्रिड वाला मामला? गुड मॉर्निंग आशीष। जो एक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जो पॉलिसी है वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन उसके लिए एक प्राइस लिमिट सेट की जा सकती है। लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 20 लाख तक की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वहाँ तक तो रोड टैक्स की छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत जो महंगी गाड़ियाँ हैं 40 लाख 50 लाख जो टॉप वेरियंट्स हैं उसमें शायद इनको बाहर किया जाएगा। हालांकि इसमें एक फाइनल डिसीजन लेना बाकी है, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि वो एक सर्टेन लिमिट तक ही ये एग्जेम्पशन देना चाहते हैं और एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक ही ये देना चाहते हैं, और इसको लेकर बहुत जल्दी एक क्लैरिफिकेशन तैयार हो रहा है। इसमें बता दें कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें यूपी सरकार के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो तो थे ही, साथ ही मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, इस तरह के जो तमाम कंपनी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और एक पूरा डिवाइडेड हाउस था। ऑटो कंपनियां एक मत नहीं थी इसमें। मारुति और टोयोटा तो बिल्कुल एक इसके पूरे फेवर में थी कि एक तरह का रूल होना चाहिए, सभी गाड़ियों पे एग्जम्पशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जो टाटा मोटर्स और बाकी कंपनियां हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि अगर इतना आप दे देंगे तो फिर शायद आपके पास बहुत समय तक सस्टेन करने के लिए नहीं रहेगा और जो बाकी जो प्योर ईवी का मिशन है वो प्रभावित होगा। तो उसके बाद काफी डेलिब्रेशन हुए, डिस्कशन हुए, तो एक आने वाले दिनों में एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है, एक प्राइस लिमिट सेट की जा सकती है लगभग 20 लाख तक की। लेकिन जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये पॉलिसी एज इट इज रहेगी, तब तक फायदा उठाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि एक लिमिट तय कर दी जाएगी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जितनी एग्रेसिव ये पॉलिसी थी शायद वैसा जामा ना हो, इवेंचुअली कुछ लिमिट्स हों, कुछ टाइम फ्रेम के लिए ये स्कीम शायद अनाउंस हुई हो। अभी वो क्लैरिटी आनी बची रह गई है, लेकिन एक अनसर्टनिटी तो लिंगर ऑन कर रही है। शिल्पा जी, मारुति ने बहुत गजब का मूव्स डिलीवर करे, इस समय कैसा पोजिशन?
जी आशीष जी, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 12,900 जोन्स पे वेरी अग्रेसिव कॉल राइटर्स मतलब एकदम बिल्टअप है, विच मीन्स कि जैसे एक अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड का प्ले है। तो 12,900 अगर ब्रीच करता है देन हम लोग बात करेंगे 13,300 से लेके 13,500 के लेवल्स के लिए। यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस अगर आपको मिले कभी 12,500 12,400 के बीच, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा जोन होगा टू गो लॉन्ग अगेन। बट अभी के लिए वेट एंड वॉच, आइदर वेट 12,900 ब्रीच हो जाए या फिर थोड़ा डिक्लाइन में 12,400 के जोन्स की तरफ बाय करें। चलिए असीम के पास चला जाए। भाई असीम, हाय, गुड मॉर्निंग। प्रोड्यूसर साहब ने पहली हेडलाइन, अब क्या रिटेल का इंटरेस्ट बहुत है वोडाफोन आइडिया में, और पहली हेडलाइन ही जो हटा ली आज सुबह वो डराने वाली थी कि वो कह रहे थे फिर मुसीबत में पड़ गई वोडाफोन आइडिया। क्या मामला है असीम पूरा, ये क्या दिक्कत आ गई? देखिए, सरकार जब भी आप स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है तो आपको एक ऑप्शन देती है कि आप किस्तों में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। 20 साल की वो किस्तें होती हैं, तो आप आसानी से वो पेमेंट करते हैं। लेकिन सरकार इसके साथ साथ आपसे गारंटी भी मांगती है कि आप अगले साल पेमेंट करेंगे तो आपको पहले बैंक गारंटी उतनी ही जमा करानी पड़ेगी जितने की आपकी पेमेंट ड्यू है। तो कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम मिला था, लेकिन अब अगले साल अक्टूबर 2025 में उसकी किस्तें ड्यू हो रही हैं। तो कंपनी को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया दूरसंचार विभाग को चुकाना है। तो सरकार ने कंपनी से कहा कि आप आइए और हमको बैंक गारंटी दे दीजिए कि आप 2025 में आप ये पैसा चुकाएंगे। तो करीबन 25,000 की बैंक गारंटी देनी है वोडाफोन आइडिया को। मार्जिन मनी देकर के कंपनी को ये मिल सकती है। करीबन कंपनी को 10 से 15% का मार्जिन मनी देना पड़ेगा और बैंक गारंटी उसको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि इसको सरकार इसको माफ कर दे, फिलहाल के लिए उसको बैंक गारंटी देना संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल हालत जैसे कि ठीक नहीं है। हालांकि कंपनी ने अभी पैसा भी बाजार से काफी जुटाया है, लेकिन अगर कंपनी उसको अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको अगर मार्जिन मनी में दे देगी तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बचेगा। तो ये कंपनी ने दूरसंचार विभाग के सामने मांग रखी है। लाइसेंस जो एनआईए की शर्तें हैं उसके मुताबिक ये छूट दे पाना संभव नहीं है, लेकिन सरकार हो सकता है कि तो कैबिनेट के जरिए इसका कोई फैसला ले ले। हाँ, तो मतलब ये पता था कि सरदर्द सामने खड़ा हुआ है, बेसिकली 25,000 करोड़ रुपए बकाया है, ये रिलीफ की मांग के लिए सरकार के पास गए, है ना? इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि शायद फिर से नई मुसीबत आ गई है। आज कह सकते हैं कि आप ये नई मुसीबत आई है, लेकिन ये डिमांड थी सरकार को, उनको देना था। तो उन्होंने अब पहले उनको लग रहा था कि शायद ना देना पड़े, सरकार ने रेफर कर दिया है, मोरेटोरियम दिया है, बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। तो देना तो था ही था, ये चाहते सरकार रिलीफ दे दे। रिलीफ दे दिया तो अच्छी खबर है, नहीं तो सरदर्द जस का तस बना रहेगा। वोडाफोन आइडिया रडा पे रहेगा भाई आपके। लक्ष्मण के पास चला जाए। कल की बजट एक्सक्लूसिव ने धमाल मचा रखा था, पूरा शिप बिल्डिंग सेक्टर, शिपिंग सेक्टर छाया हुआ था। भाई लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। आज क्या लेकर आए अपने पिटारे से? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो खबर है वो है आपको खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के उसमें एक नया अप्रोच सामने निकल कर आया है। वो कल जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे वहां भी ये मुद्दा उठा। वो ये कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ग्लोबल वैल्यू चेन समझ लीजिए, दर्शक को भी बता दूं, क्योंकि अगले 5 से 10 साल तक यही थीम रहने वाली है सरकार की तमाम कोशिशों का। ये जीवीसी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लिया गाड़ी बनाते हैं, तो इंजन भारत में बना, बॉडी किसी और देश में बना, उसकी चिप किसी और देश में बन गई। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में बने, और इसकी कोशिश होगी। और बजट में इस तरफ ठोस ऐलान किए जा सकते हैं ताकि जीवीसी में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अभी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम है, उसको सरकार बढ़ाना चाहती है। इसमें भी ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खास जोर रहने वाला है इस पूरे कवायद में। इसमें कोशिश होगी कि R&D पे फोकस किया जाए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उस पर फोकस किया जाए, जो बड़े स्केल पे क्लस्टर बनाया जाए उस पर फोकस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा होगा। इसके लिए जो भी इंसेंटिव जिस तरीके से देना हो वो दिया जाएगा। ये पूरा प्रस्ताव है, नीति आयोग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और बजट में मुझे लगता है इस पर बड़ा फोकस हो सकता है। ग्लोबल वैल्यू चेन पर फोकस, ये है आज की बड़ी बजट एक्सक्लूसिव लक्ष्मण की तरफ से आप तीनों का सुबह सुबह जुड़ने के लिए, और ये सारे बाजार खुलने से पहले इंपॉर्टेंट पहलू टटोल के समझाने के लिए थैंक यू सो मच। अब हर्षदा के पास वापस चलें और आज की बाकी सारी स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, कौन कौन सा? इंटरग्लोब एविएशन भी रेडार पर रहेगा आशीष। दरअसल बोइंग ने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि 737 मैक्स की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी डीले होती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था, अब फिर से खबर आ रही है
ग्राहकों को इनफैक्ट जानकारी दी है कि कुछ डिलेज होते हुए दिखाई देंगे। हम सब जानते हैं कि स्पाइस जेट और साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन दोनों दरअसल 737 मैक्स के कई सारे ऑर्डर्स दे चुके हैं। 3 से 6 महीनों की डिलीवरी डिलेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 25 में होने वाली डिलीवरी अब क्लियरली 2026 में शायद कुछ केसेस में होती हुई दिखाई देगी। स्पाइस जेट पर बड़ा झटका, 155 नए 737 मैक्स इन्होंने ऑर्डर किए थे अपनी फ्लीट को और मजबूत करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन स्पाइस जेट ही नहीं, अकासा है, एयर इंडिया है, इंटरग्लोब एविएशन भी है, जिनके ऑर्डर्स क्लियरली डिले होते हुए दिखाई देंगे। इस लिहाज से वो थोड़ा सा डैम्प इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है इन सभी कंपनियों पर। अब आते हैं नंबर्स पर। आनंद राठी वेल्थ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से नियरली 38% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 73 करोड़ का नंबर है। रेवेन्यू 36% बढ़कर आया है 238 करोड़ पर। एबिटा और मार्जिन्स अगर आप गौर करेंगे तो एबिटा में ग्रोथ है लेकिन मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं। मार्जिन्स 41.9% थे, 41.3% के आसपास आते हुए दिखाई दे, तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन वहां पर है। जीटीपीएल हैथवे के केस में प्रॉफिटेबिलिटी घटी है 73% तक की। रेवेन्यू हालांकि 9% बढ़कर आया है। एबिटा भी दबाव में है, करीब 5% तक का प्रेशर वहां पर। इनके मार्जिन्स भी खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये इनफैक्ट खराब परफॉर्मेंस है। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने दरअसल Q1 का अपडेट दे दिया है। कंपनी कह रही है कि कलेक्शंस दरअसल Q1 में 6% बढ़कर आए हैं, 2,916 करोड़ पर कलेक्शंस है ईयर ऑन ईयर, लेकिन बिक्री में 22% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बिक्री घटकर 3,030 करोड़ के आसपास आई है। कंपनी ने कहा है 1,364 यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने बेचे हैं। रियलाइजेशन अपार्टमेंट्स, विलास और कमर्शियल स्पेसेस के लिए 16% बढ़ रहा है, तो प्राइस पॉइंट्स में इजाफा देखने को मिला है। और कंपनी ने कहा है 3,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स डिस्पाइट कुछ अप्रूवल्स और कुछ लैग आया इलेक्शंस के चलते कंपनी ने क्रॉस कर लिए हैं, तो वैसे अपडेट अच्छा है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जायंट है, इन्होंने डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ लेगेसी सिस्टम्स को अपग्रेड करने का एक करार साइन किया है, वो एक पॉजिटिव है। आजाद इंजीनियरिंग, इन्होंने दरअसल एक 5-ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जर्मनी की सीमेंस एनर्जी ग्लोबल के साथ। ये बेसिकली सीमेंस के गैस और थर्मल टर्बाइन इंजन्स के लिए रोटेटिंग कंपोनेंट्स कंपनी सप्लाई करेगी। 5-ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। आरसीएफ बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया एक परचेज ऑर्डर 514 करोड़ का आरसीएफ थाई के लिए। साथ ही साथ एलटी फूड्स हालो यूके में दरअसल इन्होंने एक नई फैसिलिटी खोली है और वहां से अगले 5 सालों में कंपनी कह रही है 100 मिलियन पाउंड तक की रेवेन्यूज कंपनी एंजॉय कर सकती है। जी एंटरटेनमेंट रेडार पर रहेगा। अगले हफ्ते 16 जुलाई को बोर्ड बैठक है, फंड रेज पर कंपनी विचार करेगी। नजारा टेक्नोलॉजीज की नॉडविन ने दरअसल 43% स्टेक 23 मिलियन यूरोज में अक्वायर किया है फ्रीक्स फॉर यू गेमिंग में। एफिल के हाथ एक 13th पेटेंट लगा है यूएस में और अदानी विल्मर ने दरअसल ओमकार केमिकल इंडस्ट्रीज के 67% स्टेक खरीदने के लिए टाई अप किया है। उसकी एंटरप्राइज वैल्यू 56 करोड़ है। सारे स्टॉक्स रडार पे क्विकली आज का बजट बोनांजा पिक लाइए दोनों स्क्रीन पर, पार्थिव को और प्रशांत को। पार्थिव, क्विकली बजट रिलेटेड आपका बेस्ट फंडामेंटल आइडिया। बजट के लिए मुझे लग रहा है कि फार्म और एग्री सेक्टर पे गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस रहेगा। मॉनसून सो फार सो गुड, रीजनेबली अच्छे रहे, तो मुझे लग रहा है कि वीएसटी टिलर्स एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा कर सकती है, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट फॉर इयर्स टू कम, बिकॉज टिलर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर है। 5 हॉर्स पावर से लेके 50 हॉर्स पावर में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कंपनी जोग्राफिकली भी डिवर्सिफाई करे, यूएस में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हमें अच्छे ये लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और उन्होंने पंप सेट्स भी लॉन्च किए, विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉक्सी बिजनेस। लुब्रिकेंट्स में भी कंपनी ने फोरे किया है। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है और मित्सुबिशी के साथ उनका टेक्नोलॉजी टाई अप है। और जिस तरह का गवर्नमेंट का फोकस है तो छोटे फार्मलैंड्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए से वीएसटी टिलर्स अच्छा है। सावंत साहब, क्विकली आपका कोई बढ़िया पोजिशनल बेट साहब? जी आशीष जी, पिछले महीने की शुरुआत में जब हमने इलेक्शंस के पिक लिए थे तब मैंने आरसीएफ रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 220। हालांकि उस वक्त एक जो इलेक्शन के दिन नेगेटिव मूव आई तब वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो स्टॉक करीबन 165 से 220 तक आ गया। अब ये एक ऐसे लेवल पे है जहां से स्काइज द अपर लिमिट कहते हैं, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 190 190 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस।
और यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो होंगे करीबन 320 325 तक। पोजिशनली ये 350 तक भी जा सकता ठीक है। है। मुझे लग रहा है स्लो मोर होगा, बट डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। वीएसटी टिलर्स और आरसीएफ एग्री थीम वाले स्टॉक्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के उस पार पहला सौदा की शुरुआत। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Sainik 710 असली waterproof ply। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 111 रुपीस पर यूनिट। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Sainik 710 असली waterproof ply। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और अब आप हमारे साथ देखेंगे पहला सौदा।